सभी को गुड मॉर्निंग। यस, आज की क्लास में 60 क्वेश्चन होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इस प्रकार से है, मूंगफली का मूल स्थान है। आपको बताना है मूंगफली का मूल स्थान क्या है। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चाइना या फिर साउथ अफ्रीका। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। अब देखिए, परीक्षा में क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो आप लोग याद रखिएगा, गुजरात में। कहाँ पर? गुजरात में भारत में सबसे अधिक मूंगफली का उत्पादन होता है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, ब्राजील। यस, बी करेक्ट आंसर है। ब्राजील का मूंगफली का जो मूल स्थान है ब्राजील है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। ब्राजील दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, ब्राजील करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, बॉलरॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। जो बॉलरॉक पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है? कृषि एवं पर्यावरण, फिल्म, चिकित्सा या फिर खेल। गुड मॉर्निंग। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। क्या पूछा गया है? क्वेश्चन में पूछा गया है बॉलरॉक पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो ए करेक्ट आंसर होगा, कृषि एवं पर्यावरण। यस, ए करेक्ट आंसर है, कृषि एवं पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाता है बॉलरॉक पुरस्कार। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। सभी ने इस पर राइट आंसर दिया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 3 के लिए आंसर करिए, कल सुबाई शिखर निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। कल सुबाई शिखर आपको बताना है निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। जिसने अभी लाइव सेशन को लाइक नहीं किया है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वाला आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। गुड। सी करेक्ट आंसर होगा, महाराष्ट्र में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, महाराष्ट्र में कल सुबाई शिखर। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, और ये महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर है। परीक्षा में पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। तो आप लोग याद रखिएगा, सबसे ऊंचा शिखर महाराष्ट्र का कल सुबाई शिखर है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इस प्रकार से है, सीस्मोग्राफी किसका विज्ञान है। सीस्मोग्राफी के अंतर्गत आता है नदियां, भूकंप, पर्वत या फिर ज्वालामुखी। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 7 बजे। सभी डेली सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, भूकंप। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। भूकंप का विज्ञान है सीस्मोग्राफ। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। सभी ने लगभग राइट आंसर दिया इस बार, भूकंप करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन इस प्रकार से है, निम्न में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? इनमें से किस देश को आपको बताना है हवाओं का देश कहते हैं। भारत, चाइना, डेनमार्क या फिर जर्मनी। तो सभी इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, डेनमार्क। यस, सी करेक्ट आंसर होगा, डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। अब एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं परीक्षा में, आपसे पूछ सकते हैं डेनमार्क की राजधानी क्या है। तो आप लोग याद रखिएगा, कोपेनहेगन। क्या कोपेनहेगन डेनमार्क की राजधानी है, और डेनमार्क को हवाओं का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इस प्रकार से आपको बताना है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश कौन है, उनका नाम बताइएगा। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश का नाम क्या है। गुड मॉर्निंग, बहुत अच्छे। ए करेक्ट आंसर होगा, एम फातिमा बीबी। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, जो एम फातिमा बीबी है, सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त होने वाली पहली महिला न्यायाधीश है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यस, एम फातिमा बीबी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए आंसर करिए, आपको बताना है लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है। उपन्यासकार आपको बताने हैं लाइफ ऑफ पाई के। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। बहुत अच्छे, गुड। आंसर सभी लोग दीजिए, राइट या रॉन्ग आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, यान मार्टेल। यस, बी करेक्ट आंसर होगा, लाइफ ऑफ पाई के लेखक
यान मार्टेल है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, यान मार्टेल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 इस प्रकार से है, तंजावुर का राजराजेश्वर मंदिर मंदिर में किस देवता की पूजा की जाती है? पहली बात तो आप लोग याद रखिएगा, अगर पूछा जाए ये जो राजराजेश्वर मंदिर है तंजावुर में, ये कहाँ पर है, किस राज्य में है, राज पूछ सकते हैं परीक्षा में। तब आप लोग याद रखिएगा तमिलनाडु में। किस राज्य में है? तमिलनाडु के तंजावुर में है राजराजेश्वर मंदिर। अभी आपको बताना है किस भगवान की पूजा की जाती है, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण, भगवान राम या फिर भगवान शिव। तो डी करेक्ट आंसर होगा, भगवान शिव की पूजा की जाती है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय कहाँ पर है? भारतीय सेना की जो पूर्वी कमान है का मुख्यालय कहाँ पर है? कोलकाता, कर्नाटक, कटक, गुवाहाटी या फिर लखनऊ। इस प्रकार से ऑप्शन है, तो सभी आंसर दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। बहुत अच्छे दोस्तों, गुड। ए करेक्ट आंसर होगा कोलकाता में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता में, वेस्ट बंगाल की राजधानी है कोलकाता, हुगली नदी के किनारे बसा है और कोलकाता में भारतीय सेना की पूर्वी कमान का मुख्यालय है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, कोलकाता करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10 के लिए आंसर करिए। राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन मिलता है, ये आपको बताना है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, कई बार मैंने आपको बताया भी है। और राज्यपाल बनने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु 35 ईयर्स होनी चाहिए। राष्ट्रपति की मर्जी तक राज्यपाल अपने पद पर रह सकता है। अनुच्छेद 155 राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। क्या पूछा गया है प्रश्न में? राज्यपाल को प्रति माह कितना वेतन प्राप्त होता है? डी करेक्ट आंसर होगा, 3,50,000 रुपए प्रति माह। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। राज्यपाल को प्रति माह 3,50,000 रुपए मिलते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 11 के लिए। इतिहास से संबंधित क्वेश्चन है। 1906 में कोलकाता अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, अध्यक्षता किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। इस प्रकार से ऑप्शन हैं। यह बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है, बिल्कुल इसी प्रकार से पूछा गया है कई परीक्षाओं में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर भी होगा, दादा भाई नौरोजी। यस, बी करेक्ट आंसर होगा। दादा भाई नौरोजी ने 1906 में जो कोलकाता अधिवेशन हुआ था आईएनसी का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, उसकी अध्यक्षता की थी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, दादा भाई नौरोजी करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 12 इस प्रकार से है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह आपको बताना है क्या है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रतीक चिन्ह क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी, पूछा जाता है परीक्षा में। तो आप लोग याद रखिए 24 अक्टूबर 1945 में। कब? 24 अक्टूबर 1945 में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, अमेरिका के न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। वर्तमान में अगर महासचिव पूछे जाए कौन है संयुक्त राष्ट्र संघ के, तो आप लोग याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस। कौन? एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं। और पहले महासचिव कौन थे? तब आप लोग याद रखिए त्रिगवेली। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी करेक्ट आंसर होगा, जैतून की पत्तियां। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। संयुक्त राष्ट्र संघ का राष्ट्रीय चिन्ह जैतून की पत्तियां हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, उसमें जैतून की पत्तियां भी बनी है जो राष्ट्रीय चिन्ह है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहां पर की थी? वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस। नाम याद रखिएगा, एंटोनियो गुटेरेस वर्तमान में महासचिव हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के। और पहले महासचिव कौन थे? त्रिगवेली थे। इसे आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए। सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना की थी सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, सिंगापुर करेक्ट आंसर होगा इसका। गुड। क्वेश्चन नंबर 14 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहां पर हुआ था? गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी
अभी आपको बताना है गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था? सारनाथ में, लुम्बिनी में, कुशीनगर में या फिर बोध गया में? इस प्रकार से ऑप्शन है। बी करेक्ट आंसर होगा लुम्बिनी में। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा, गौतम बुद्ध का जो जन्म है लुम्बिनी में हुआ था, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 इस प्रकार से है। क्वेश्चन अच्छा है, पहले क्वेश्चन को समझिए उसके बाद ही आंसर करिए। जल्दबाजी में आपको आंसर नहीं देना है। इस प्रकार के क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाते हैं। देशांतरी दूरी 1 घंटे के कितने समय के बराबर होती है, ये बताना आपको। देशांतरी दूरी 1 घंटे में कितने समय के बराबर होती है, कितने डिग्री के बराबर होती है? सभी आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 15 के लिए। बहुत अच्छे, ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा उसके बाद ही आंसर करिएगा। ए करेक्ट आंसर होगा 15 डिग्री। या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। देशांतरी दूरी 1 घंटे के 15 डिग्री के बराबर होती है। 1 घंटा जो होता है ये 15 डिग्री के बराबर होता है देशांतरी दूरी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ये बहुत सी परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन, आप लोग इसे याद रखिएगा। 15 डिग्री के बराबर होता है 1 घंटा देशांतरी दूरी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 16 इस प्रकार से है। हिंद महासागर को लाल सागर से कौन सी जल संधि जोड़ती है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। हिंद महासागर को लाल सागर को जोड़ती है कौन सी जल संधि? ए करेक्ट आंसर होगा बाब अल मंदेव। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। आप लोग याद रखिएगा, जो बाब अल मंदेव है हिंद महासागर और लाल सागर के मध्य स्थित जल संधि का नाम है। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा बाब अल मंदेव करेक्ट आंसर है इसका। क्वेश्चन नंबर 17 इस प्रकार से है। दुग्ध से क्रीम निकालने में किस फल का प्रयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 17 के लिए आंसर करिएगा। दुग्ध से क्रीम निकालने में किस फल का प्रयोग किया जाता है, ये आपको बताना है। तो ए करेक्ट आंसर होगा अपकेंद्री बल। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अपकेंद्री बल का प्रयोग किया जाता है दूध से क्रीम निकालने में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 इस प्रकार से है। निम्न में से कौन सा शहर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? आपको बताना है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। अलीगढ़, कानपुर, फिरोजाबाद, आगरा। इसमें से कौन सा शहर, कौन सा नगर चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सी करेक्ट आंसर होगा फिरोजाबाद। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। जो फिरोजाबाद है यह चूड़ी के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अलीगढ़ ताले के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ये दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं, दोनों उत्तर प्रदेश के शहर हैं। आगरा और कानपुर चमड़े के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये भी उत्तर प्रदेश के शहर हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। आपको बताना है व्हाट इज द करेंसी ऑफ स्पेन। स्पेन की मुद्रा बताइए क्या है। स्पेन यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है पूछा जाएगा, यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। राजधानी पूछ सकते हैं स्पेन की क्या है, तो आप लोग याद रखिएगा मैड्रिड। क्या दोस्तों, मैड्रिड यूरोप की, सॉरी, स्पेन की राजधानी है। स्पेन यूरोप महाद्वीप के अंतर्गत आता है। करेंसी यूरो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सी करेक्ट आंसर है। स्पेन की करेंसी यूरो है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 20 इस प्रकार से है। सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया है, सर्वाधिक नगरीकृत महाद्वीप कौन सा है? अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, उत्तरी अमेरिका या फिर यूरोप? इस प्रकार से ऑप्शन हैं, तो सभी इसका आंसर करिएगा। नगरीकृत महाद्वीप पूछा गया है, नगर किसमें है सबसे अधिक? क्वेश्चन नंबर 20 के लिए आंसर करिएगा। डी करेक्ट आंसर होगा यूरोप। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, यूरोप नगरीकृत महाद्वीप है सर्वाधिक। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 के लिए आंसर करिए। आपको बताना है तमिलनाडु में जलीकट्टू किस त्योहार का एक हिस्सा है? तमिलनाडु में जो जलीकट्टू है किस त्योहार का एक हिस्सा है, ये आपको बताना है। ओणम, पोंगल, नतुंजलि या फिर नन ऑफ तीज? इस प्रकार से ऑप्शन हैं। ये भी प्रश्न बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोंगल। बी करेक्ट आंसर होगा। ए करेक्ट आंसर नहीं होगा। ओणम केरला संबंधित है। ओणम कहाँ संबंधित है? केरला संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, पोंगल। पोंगल का हिस्सा है तमिलनाडु में जलीकट्टू। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पोंगल करेक्ट आंसर है इसका। अभी क्वेश्चन नंबर 22 के लिए आंसर करिएगा। ये भी ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सी परीक्षाओं में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रश्न इस प्रकार से है।
निम्न में से कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को अलग करता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के केंद्र शासित प्रदेश है, कई बार मैंने आपको बताया भी है, ये भारत का केंद्र शासित प्रदेश है। राजधानी अगर पूछी जाए तो आप लोग याद रखिएगा पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी है। और सबसे ऊंची चोटी पूछ सकते हैं तो आप लोग याद रखिएगा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक है। अब इसका आंसर करिएगा, प्रश्न में पूछा गया है कौन सा जलाशय अंडमान और निकोबार द्वीप को अलग करता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा 10 डिग्री चैनल। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जो 10 डिग्री चैनल है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। ये एक जलाशय है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जा सकता है ये प्रश्न, क्योंकि बहुत सी परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। इसका आंसर करिए, बताइए ड्यूलिप टॉपिक किस खेल से संबंधित है? सभी जल्दी से आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 23 के लिए क्या पूछा गया है, दिलीप ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? हॉकी, फुटबॉल, क्रिकेट या फिर टेनिस? सी करेक्ट आंसर होगा, क्रिकेट से संबंधित है। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, क्रिकेट से संबंधित है दिलीप ट्रॉफी। एक टीम में क्रिकेट के 11 खिलाड़ियों की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 24 के लिए आंसर करिए। प्रश्न इस प्रकार से है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? इसका राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1964 में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन हुआ था। अगर पूछ ले मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है, केंद्रीय सतर्कता आयोग का। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आंसर करिए। मैरीकल्चर किससे संबंधित है? किसके उत्पादन से संबंधित है मैरीकल्चर? वृक्षों एवं झाड़ियों के, फूलों के, समुद्री जीवों के या फिर मधुमक्खी? तो सी करेक्ट आंसर होगा इसका, समुद्री जीवों। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, समुद्री जीवों से संबंधित है मैरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 26 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, कर्क रेखा कहां से नहीं गुजरती है? चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इसमें से कहां से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? म्यांमार, नेपाल, बांग्लादेश या फिर चाइना? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। गुड, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, नेपाल से। क्या करेक्ट आंसर है? बी करेक्ट आंसर होगा, नेपाल से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी आप लोग याद रखिएगा, म्यांमार, बांग्लादेश, चाइना और भारत से भी गुजरती है कर्क रेखा। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। अब सभी लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में बताना कि भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इसका आंसर आप लोग क्लास खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, नेपाल से नहीं गुजरती है कर्क रेखा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 27 के लिए आपको बताना है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है, वायुमंडल का कौन सा भाग रसायन मंडल का एक भाग है? आयन मंडल, क्षोभ मंडल, ओजोन मंडल या फिर नन ऑफ दीज? तो सी करेक्ट आंसर होगा, ओजोन मंडल। क्या तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 27 का। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए आंसर करिए। बिहार का अद्वितीय त्योहार कौन सा है? डी करेक्ट आंसर होगा, छठ पूजा मुख्यतः बिहार से संबंधित है और ये बिहार का अद्वितीय त्योहार है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। बताइए, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 कार्यकाल तक किसने संभाला? अच्छा क्वेश्चन है, कौन रही लगातार 2 कार्यकाल तक भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 29 के लिए। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? एस राधाकृष्णन। और एस राधाकृष्णन भारत के उपराष्ट्रपति का पद लगातार 2 कार्यकाल तक संभाले रखा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, एस राधाकृष्णन करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति बने थे जाकर, ये भी आप लोग याद रखिएगा। अगर पूछा जाए भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे, तो आप लोग याद रखिएगा एस राधाकृष्णन। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम क्या है? सभी इसका आंसर करिएगा दोस्तों। क्या पूछा गया है? सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, सुतुद्री। क्या तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, सुतुद्री सतलज नदी का ऋग्वैदिक नाम है। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? सभी इसका आंसर करिए। क्या पूछा गया है, दालचीनी मसाला मूलतः कहाँ का है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, श्रीलंका का। यस, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा,
श्रीलंका का मूलतः मसाला है दालचीनी। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। रेड स्क्वायर कहाँ पर है? क्या पूछा गया है? रेड स्क्वायर कहाँ पर है? मॉस्को, न्यूयॉर्क, लंदन या फिर मेलबर्न? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मॉस्को में। यस, रसिया की राजधानी है मॉस्को। अगर पूछा जाए कहाँ की राजधानी है, कहाँ पर है, तो आप लोग याद रखिएगा रसिया की राजधानी है मॉस्को, और मॉस्को में रेड स्क्वायर है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? किस क्षेत्र में दिया जाता है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, पत्रकारिता से संबंधित है गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम पुरस्कार। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 इस प्रकार से है, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, ये किसने कहा था? तो सभी बताइएगा ये किसने कहा था, किसका कथन है? राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। क्वेश्चन नंबर 34 के लिए आंसर करिएगा। सी करेक्ट आंसर होगा अरविंद घोष ने। क्या ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा? अरविंद घोष ने कहा था राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है। अब इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। आपको बताना है निम्न में से कौन सा अमेरिका का एक द्वीपी राज्य है? इसमें आपको बताना है कौन सा द्वीप समूह अमेरिका के अंतर्गत आता है। तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। ऑप्शन को पढ़िएगा, उसके बाद ही आंसर करिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, हवाई द्वीप समूह। क्या करेक्ट आंसर होगा? डी करेक्ट आंसर होगा इसका। आप लोग याद रखिएगा जो हवाई द्वीप समूह है यूएसए के अंतर्गत आता है, अमेरिका का एक राज्य द्वीपी है। तो सभी इसका आंसर करिएगा। बहुत अच्छे, डी करेक्ट आंसर होगा इसका। बहुत अच्छे, गुड। इसे आप लोग याद रखिएगा, अमेरिका का एक द्वीपी राज्य है हवाई द्वीप समूह। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। प्रश्न इस प्रकार से है, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाते हैं? भारत में जो राष्ट्रीय मतदाता दिवस है कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 25 जनवरी को। 25 जनवरी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 में भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 37 के लिए। ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्या पूछा गया? ग्लूकोमा रोग किस अंग से संबंधित है? ए करेक्ट आंसर होगा, आंखों से संबंधित है। क्या तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, आंखों से संबंधित है ग्लूकोमा रोग। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? तो सभी इसका आंसर करिएगा क्वेश्चन नंबर 38 के लिए। क्या पूछा गया? 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर कितने घंटे दिखाई देता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, 24 घंटे। यस, टी करेक्ट आंसर होगा, 24 घंटे दिखाई देता है 21 जून को दिन का प्रकाश उत्तरी ध्रुव पर। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 39 इस प्रकार से है, पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहा जाता है? क्या पूछा गया है? पर्ल ऑफ साइबेरिया किसे कहते हैं? ए करेक्ट आंसर होगा, बैकाल लेक को। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, बैकाल झील को, बैकाल लेक को पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है। बैकाल लेक सबसे गहरी झील है, पूछा जाएगा परीक्षा में, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? तो आप लोग याद रखिएगा बैकाल लेक है, और ये कहाँ पर है? रसिया में। कहाँ पर है? रसिया में है बैकाल लेक। इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से सर्वोच्च क्या है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताइए इनमें से क्या सर्वोच्च है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में? राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, संविधान। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सर्वोच्च है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 इस प्रकार से, सूरी नाम की राजधानी बताइए क्या है? सभी जल्दी से आंसर करिए, आपको सूरी नाम की राजधानी बतानी है। बी करेक्ट आंसर होगा, परामार्बो। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, परामार्बो सूरी नाम की राजधानी है। क्वेश्चन नंबर 42 इस प्रकार से, कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे? अगर पूछा जाए ये किस साम्राज्य से संबंधित है, तो आप लोग याद रखिएगा विजयनगर साम्राज्य के शासक थे। किस साम्राज्य से संबंधित हैं? विजयनगर साम्राज्य के शासक थे कृष्णदेवराय, और ये बाबर के समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के। आपको बताना है डायनमो का आविष्कार किसने किया था? तो सभी इसका आंसर करिए क्वेश्चन नंबर 43 के लिए। क्या पूछा गया है? डायनमो के आविष्कारक कौन है? डायनमो का आविष्कार किसने किया था?
आंसर सभी करिएगा और जल्दी से आंसर दीजिए। ऑप्शंस को पढ़ लीजिएगा, उसके बाद आंसर दीजिएगा। बी करेक्ट आंसर होगा माइकल फेराडे। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। माइकल फेराडे ने डायनमो का आविष्कार किया था। क्वेश्चन नंबर 44 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, विश्व में किस खाड़ी की तट रेखा सबसे लंबी है? ज्योग्राफी संबंधित क्वेश्चन है, सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। विश्व में आपको बताना है किस खाड़ी की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, हडसन की खाड़ी की। क्या करेक्ट आंसर है? सी करेक्ट आंसर होगा। हडसन की जो खाड़ी है तट रेखा सबसे लंबी है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अगर पूछा जाए विश्व में किस देश की तट रेखा सबसे लंबी है, तब आप लोग याद रखिएगा कनाडा। कनाडा की विश्व में सबसे लंबी तट रेखा है। और भारत में अगर आज पूछा जाए भारत में किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है, तब आप लोग याद रखिएगा गुजरात। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 45 के लिए आपको बताना है शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश में? डी करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश में। आप लोग याद रखिएगा शेषाचलम बायोस्फीयर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। आंध्र प्रदेश करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 इस प्रकार से है, जायरे किस देश का पुराना नाम है, प्राचीन नाम है? जायर या फिर जायरे, एक ही देश का नाम है, एक ही चीज है दोनों। अब इसका आंसर करिएगा। आपको बताना है जायर किस देश का प्राचीन नाम है। तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 46 के लिए ए करेक्ट आंसर होगा कांगो का। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। कांगो का प्राचीन नाम है, पुराना नाम है जायर या जायरे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 47 इस प्रकार से है, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? सभी इसका आंसर करिएगा। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए क्या कहा गया, उगते हुए सूर्य का देश किसे कहते हैं? इसका राइट आंसर क्या होगा? म्यांमार, जापान, भारत या फिर नॉर्वे? तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 47 के लिए बी करेक्ट आंसर होगा जापान को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। जापान को उगते हुए सूरज का देश कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार आप सभी के राइट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 48 के लिए बताइए नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? क्या पूछा गया है? नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात या फिर उड़ीसा में? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात में। यस, सी करेक्ट आंसर होगा। गुजरात में नल सरोवर पक्षी अभ्यारण्य है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 49 के लिए बताइए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? क्या करेक्ट आंसर होगा? योजनाओं संबंधित क्वेश्चन परीक्षा में पूछे जाएंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसे पढ़ लीजिएगा। अभी इसमें पूछा गया है प्रश्न में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना कब शुरू की गई थी? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा 1 फरवरी। कब? 1 फरवरी 2019 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। बी करेक्ट आंसर है। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 50 के लिए बताइए बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो सभी इसका आंसर करिएगा। अगर पूछ लें बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, तो आप लोग याद रखिए 1347 में। कब हुई थी? 1347 में हुई थी। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हसन गंगू ने। इसी को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। हसन गंगू करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 50 का। क्वेश्चन नंबर 51 इस प्रकार से है, भोजन में उपस्थित ऊर्जा को मापा जाता है, किसमें मापा जाता है? जो भोजन में उपस्थित ऊर्जा होती है इसे किसमें मापा जाता है? कैलोरी, सेल्सियस, केल्विन या फिर नन ऑफ दीज? तो ए करेक्ट आंसर होगा, कैलोरी में मापते हैं। क्या? तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। भोजन में उपस्थित ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए बताइए कालीमंतान किस द्वीप का एक अंग है, किस द्वीप का एक हिस्सा है कालीमंतान? क्या करेक्ट आंसर होगा 52 का? तो सभी इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 52 के लिए थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, बट आप लोग आंसर करिएगा। देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, बोर्नियो। या तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। आप लोग याद रखिएगा बोर्नियो का एक हिस्सा है, बोर्नियो द्वीप का एक अंग है कालीमंतान। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। और ये बोर्नियो द्वीप है जो एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। परीक्षा में पूछा जाएगा एशिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, तो आप लोग याद रखिएगा बोर्नियो है।
और विश्व का सबसे बड़ा द्वीप आप लोग याद रखिएगा ग्रीनलैंड है। ये अलग अलग क्वेश्चन है, इनको आप लोग याद रखिएगा। अब इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 53 के लिए आपको बताना है भारत में वायु परिवहन कब प्रारंभ हुआ। क्या पूछा गया है, भारत में जो वायु परिवहन है कब प्रारंभ हुआ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा 1911 में। यस, ए करेक्ट आंसर होगा 1911 में भारत में वायु परिवहन प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 54 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। नालंदा विश्वविद्यालय की आपको बताना है स्थापना किसने की थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा कुमार गुप्त ने। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 55 के लिए आंसर करिए। विरूपाक्ष मंदिर कहाँ पर है। आपको बताना है भारत के किस राज्य में विरूपाक्ष मंदिर, कर्नाटक, केरला, राजस्थान या फिर हरियाणा में। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा कर्नाटक में। यस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, कर्नाटक में विरूपाक्ष मंदिर है। 56 इस प्रकार से है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन ये भी है, बट आप लोग आंसर करिएगा। हाइड्रोफाइट कहते हैं, हाइड्रोफाइट किसे कहते हैं, क्या होता है हाइड्रोफाइट। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा एक जलीय पौधे को। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा एक जलीय पौधा होता है जिसे हाइड्रोफाइट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा इसका। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 के लिए आंसर करिए। क्वेश्चन इस प्रकार से, पालवंत की राजधानी बताइए क्या थी। आपको बताना है पालवंत की राजधानी। अगर पूछा जाए पालवंत की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग याद रखिएगा गोपाल ने। किसने, गोपाल ने पालवंत की स्थापना की थी। राजधानी मुंगेर थी। क्या थी, मुंगेर राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 इस प्रकार से है, लोकटक लेक कहाँ पर है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए लोकटक झील कहाँ पर है, लोकटक लेक कहाँ पर है। तेलंगाना, मणिपुर, उत्तर प्रदेश या फिर गुजरात में। तो बी करेक्ट आंसर होगा मणिपुर में। यस, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा, लोकटक लेक मणिपुर में है। सभी ने करेक्ट आंसर दिया इस बार, बहुत अच्छे। इसका आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 59 के लिए आपको बताना है ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। सभी इसका आंसर करिएगा। बताइए ALU का फुल फॉर्म क्या होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, गुड, सी करेक्ट आंसर होगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। ALU का फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 60 है। सभी जल्दी से आंसर करिए। बताइए विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन कहाँ पर होता है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी एक बार बताया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा मैक्सिको में। यस, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। विश्व में सबसे अधिक चांदी का उत्पादन अगर पूछा जाए कहाँ पर होता है, तो आप लोग याद रखिएगा मैक्सिको में होता है। बहुत अच्छे, गुड। चलिए दोस्तों, आज की क्लास में हमने जीके के 60 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस किए विद एक्स्ट्रा फैक्ट। आई होप आप सभी को ये प्रश्न समझ आए होंगे। सो क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगली क्लास होगी अभी सुबह 10 बजे, मैथ रीजनिंग की क्लास होगी। सभी लोग सेशन को ज्वाइन कीजिएगा। ये वाली डेली क्लास होती है सुबह 7 बजे, स्पेशल जीके जीएस की, तो सभी इसे भी डेली ज्वाइन कीजिए। चलिए इसी के साथ मैं आपको मिलूंगा अगली क्लास में। Thank you guys. Thank you for watching.